हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय संख्या 12 एक स्त्री का पत्र को हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। ये है अध्याय संख्या 12 एक स्त्री का पत्र। पाठ परिचय से पता चलता है कि पुरुष प्रधान सत्ता ने नारी जीवन को शिक्षा, सामाजिक कार्य तथा ऋण कौशल आदि शक्ति प्रदायी विधाओं से वंचित कर चार दीवारियों में कैद कर दिया। उसका जीवन यातनाओं से भर दिया और उसकी इच्छाओं का गला घोट दिया, उसकी इच्छाओं को मार दिया। बहुत सी नारियां यानी बहुत सी महिलाओं ने इन परिस्थितियों से समझौता कर लिया, तो बहुत ने जीने से मरना बेहतर समझा। मजली बहू ने जब नारी जीवन का को अभिशाप माना तो उसका मन ऐसे रूढ़िवादी और सामाजिक बंधनों से उब गया और उन्होंने मीराबाई की तरह जीने का निश्चय कर लिया। आइए पढ़ते हैं। पूज्यवर, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को, यानी 15 साल हो गए हमारी शादी को। हम तब से साथ ही रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मंजली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। जगन्नाथपुरी एक जगह का नाम। आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता यानी रिश्ता भी है, इसीलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर पा रही हूँ। इसे मंजली बहू की चिट्ठी मत समझना। वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे, यानी शादी से पहले। मुझे 12वां साल लगा था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई तुम सबको। मेरे घर के लोग आओ भगत करते करते हैरान हो गए। आओ भगत यानी आपका स्वागत, मेहमान नवाजी। विदाई की करुण धुर गूंज उठी। मैं मंजली बहू बनकर तुम्हारे घर आ गई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा कि बहू सुंदर है, यानी वो दिखने में सुंदर थी। मैं सुंदर हूं यह तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है, यह तुम चार लोग चाहकर भी ना भूल सके। माँ कहती थी औरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है, यानी एक परेशानी है। लेकिन मैं क्या करूं, तुम लोगों ने उठते बैठते कहा यह बहुत तेज है। लोग बुरा भला कहते हैं सो कहते रहे। मैंने सब माफ कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उसमें मेरी अपनी आवाज थी। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाज के बंधनों से आजाद थी। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे पास आई। उसे ले गई पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख मैं नहीं पा पाई। यानी उनकी बेटी हुई और उस औरत की बेटी मर गई, उसकी मृत्यु हो गई। इस हादसे को भी मैं पार कर गई, यानी इस मुश्किल के घड़ी से भी मैं निकल गई। फिर से जुट गई रोजमर्रा के कामकाज में, गाय भैंस में, सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। कैसा था वहां पर? घुटन भरा माहौल। यह गाय गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीतता चला गया। आज का यह पत्र लिखा ही न जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। क्या आ गया? जिंदगी का एक बीज। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। मैंने देखा तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी के पीहर की लड़की यानी मायके पक्ष की लड़की न रूपवती थी और न ही धनवती। जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर उलझ गई। इस तरह बहन का प्यार तो एक तरफ, ससुराल की नाराजगी, यानी दोनों के बीच में वो फंस गई। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होगा,
ये देख मुझसे रहा नहीं गया। मैं बिंदु को अपने पास मैंने जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। गलती का बोझ सारा मुझ पर आ गया। पहले मेरा प्यार पाकर बिंदु सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझे बहुत प्यार करने लग गई। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा, यह मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे कोई इतना प्यार कर सकेगा। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला, वह तुम लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाया। याद आता है वह दिन जब बाजूबंद गायब हुआ, यानी जो बाजूबंद जेवर होता है वो गुम गया। बिंदु पर चोरी का इल्जाम लगाने में तुम लोगों को पल भर की भी झिझक नहीं हुई, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई, तुमने बिंदु पर उस चोरी का इल्जाम लगा दिया। बिंदु के शरीर पर जरा सी लाल घमोरी क्या निकली, तुम लोग झट से बोले चेचक। किसी इल्जाम का सबूत न था, सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफी था। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराजगी भी बढ़ने लग गई। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हो गई, यानी तुम फेल हो गए, तब तुमने उसकी शादी तय कर दी। लड़के वाले लड़की देखने तक न आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा, यही उनके घर का रिवाज है। यानी तुम कैसे भी करके अपनी बला टालना चाहते थे, बिंदु को अपने घर से निकालना चाहते थे। सुनकर मेरा दिल कांप गया। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी सो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं विनती करती हूँ मुझे ऐसी शादी में नहीं पड़ना। बेसहारा लड़की रोती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा ना बिंदी ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्हें रोक कर वह बोली, बिंदिया याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर होता है, यानी पति ही भगवान होता है, चाहे वो तुम्हें किसी भी स्थिति में रखे। बड़ी बहन ने बिंदी से ये कहा। 3 दिन हुए बिंदी के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फफक कर वो रोने लग गई। बिंदु ने कहा उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से यहाँ पर भागकर आई है। गुस्से और नफरत से मेरे शरीर में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई शादी है? तू मेरे पास ही रहेगी, देखूं तुझे कौन ले जाता है। वो कहते हैं कि मेरे पास रुको, मैं देखती हूँ कौन तुझे लेकर जाएगा। तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले भी उसे वहां पर लेने आ गए। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वो लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से खींच उठा, मतलब मुझे दिल में बहुत दर्द हुआ। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई चाहे बिंदु मर भी जाए, वह अब कभी हमारे शरण में नहीं आएगी। मैंने तभी सुना था कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी। मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब यह सुनकर खुश हो गए। मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं पुरी जाऊंगी, जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लौट गया। मैंने सवाल किया, उसने राजी नहीं कर पाए उसे राजी नहीं कर पाए। उसकी जरूरत नहीं। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली, यानी बिंदु ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। शरद ने उत्तर दिया। मैं स्तब्ध रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हुई। बिंदु को यहाँ तक लाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह जरूरी था। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वे मेरे जीवन में नहीं थे। तुम्हारे घर में खाने पीने की कभी कमी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो,
तुम्हारे चरित्र में कोई खोट यानी कोई कमी नहीं थी। मुझे तो शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी हूँ। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाज के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। न जाने कहा बिंदु ने इस पर्दे के पीछे झांककर मुझे देख लिया और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आजाद कर दिया। मंजली बहू अब खत्म हो गई। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मीराबाई भी मेरी तरह औरत थी। उसके बंधन भी कम नहीं थे। उसने मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊंगी। तुम लोगों के आश्रय से मुक्त। और इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं मृणाल रविंद्रनाथ ठाकुर। तो देखा किस तरीके से एक औरत ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज ही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।